Hello, good evening, everyone. Welcome to our webinar. Today, we are recording our second session, and it's about mental health issue during COVID-19. Today, I have a very esteemed speaker amongst us. He is joining to our webinar from New Jersey, Dr. Mohammad Zishan, and I'll briefly touch about his bio profile. I may not go in detail. He has so many fellowships, and I would say uh, his credentials are so vast. I will not be going into details. He's an assistant professor in psychiatry from Rutgers, New Jersey Medical School, Newark, New Jersey. He's a co-director of NJMS Medical Students MBB course. He's one of us. He graduated from National Medical College, and he's also son of soil. He's from this very city, city of Professor Abdul Salam, as I usually say, and Majid Amjad. That's how I usually correlate with this city. And he has more than 10 regional, national, and international awards. He wears many hats, and he has, in addition to his child and adolescent psychiatry fellowship, he has infant parent meeting mental health fellowship at UMass Boston. And I'll ask, without further ado, Dr. Zishan to enlighten us on this issue. थैंक यू सो मच इमजाद भाई। बड़ा अच्छा लगता है हमेशा ही आपको देखना और आपसे बात करना और आपसे मिलना। और बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल खालिक हैं, डॉक्टर अब्दुल अजीज हैं, और मैं सिद्रा शाहिद हैं, और बाकी लुकमान अली और जो भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का और पार्टिसिपेट करने का। मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा, 15-20 मिनट की प्रेजेंटेशन कोशिश करूंगा दूं, और फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आंसर करूं। कोशिश ये होगी कि जितना हम इसको इंटरैक्टिव कर सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरी इंटरैक्टिव इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मेरा पिछले 6-7 साल से यूएस का ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और जब से ये कोविड हुआ है पाकिस्तान में मैं सेमिनार तो कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है जो लोग वहाँ पर हैं, जो उनके जो चीज़ वो देख रहे हैं, ज़ाहिर बात है वो मैं नहीं देख पा रहा। ठीक है, हमारा यहाँ का तो है, मैं यहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, साइकाइट्री की इमरजेंसी डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं, लेकिन हर मुल्क का, हर कल्चर का एक अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, चैलेंजेस हैं। तो जितना आप मुझे पूछेंगे उतना ज़्यादा जो है ना मैं ज़्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। इसलिए मैंने कोशिश ये की है कि अपनी प्रेजेंटेशन ब्रीफ रखूँ, और जितना ज़्यादा जो है ना चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँ। तो लेट मी जी, तो स्क्रीन आ रही है इमजाद भाई? जी श्योर जी। तो अगेन इमजाद भाई ने मुझे कुछ अर्से पहले बताया था, हमने कुछ एक लास्ट टाइम जब आई थिंक मैं फरवरी में जब आया था, तो हमने कुछ प्रेजेंटेशन की थी मैंने अली अहमद खान हॉस्पिटल में। काफ़ी अच्छा लगा सबसे मिलके, और आज फिर हम कुछ ऑनलाइन कोशिश कर रहे हैं कि जो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो कोविड-19 की वजह से फेस हो रहा है। अमजाद भाई ने मेरा बता दिया, मैं झंग मतलब झंग में मैं ग्रो अप हुआ हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने एफएससी की झंग से, और फिर निश्तर से एमबीबीएस के बाद न्यूयॉर्क से मेरी रेजिडेंसी है, हार्वर्ड से मेरी चाइल्ड फेलोशिप है, और फिर मेरी 2 साल की इन्फेंट की फेलोशिप है, और अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव मेन गोल क्या होगा आज का, उसमें पहला तो ये है कि किस तरह जो है ये जो कोविड-19 ने इम्पैक्ट किया है हमारी इमोशनल और फिजिकल वेलबींग को, और डिफरेंट एज ग्रुप को, क्योंकि हम में से काफ़ी पेरेंट्स भी होंगे, काफ़ी बड़ा बड़ा भाई या बहन या और डॉक्टर्स भी हैं, तो किस तरह ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं कोविड-19 की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज डिफरेंट एज पे। और क्योंकि मेरा चाइल्ड का बैकग्राउंड है, मैं कुछ चाइल्ड पे भी बात करूंगा, लेकिन इमजाद भाई ने मुझे कहा कि हम अडल्ट पे भी, मतलब कैसे उन चीज़ों को भी कैसे हम एड्रेस कर रहे हैं, जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हमारे अडल्ट्स में आ रहे हैं, उसको हम कैसे एड्रेस करें, और क्या स्ट्रेटजीज हम कर सकते हैं कि जो हेल्पफुल हों हम सब के लिए। तो
पहली बात तो ये है कि अब चेंज क्या हुई है जब से कोरोना हुआ है। अब अगर हम बच्चों के लेवल पे लें, स्कूल बंद हैं, आना जाना बंद है, ठीक है, बच्चे घरों पे हैं, कारोबार भी काफी ज्यादा, कुछ कारोबार खुले हैं कुछ बंद हैं, तो काफी ज्यादा घर पे, पेरेंट्स भी घर पे हैं। पाकिस्तान में कंबाइंड फैमिली सिस्टम है काफी जगह पर। तो तो हर बंदा घर पे है, बच्चे भी हैं, भाई के बच्चे हैं, बहन के हैं, नंद के हैं, और इसी तरह काफी मतलब पेरेंट्स भी हैं, सबके साथ मतलब इकट्ठा अब दिन रात, मतलब पहले तो ये था चलो सुबह के टाइम पे मर्द हजरात जो है वो काम पे चले गए, कुछ जगह पर औरतें वो काम पे चले गई, बच्चे स्कूल चले गए, काम थोड़ा सा डिवाइड हो जाता था। लेकिन अब ये है कि हर जगह हर कोई एक ही जगह पे, और कुछ करने के लिए भी नहीं है, क्योंकि बाहर जाना बंद है, स्कूल बंद है, तो कैसे मतलब जो है ना ये एक स्ट्रेस है जिसने हर किसी को इम्पेक्ट किया हुआ है। और हर बंदा जो है वो फ्रस्ट्रेटेड भी है, उसमें एंगर भी है, और काफी ये फीलिंग्स भी आ रही हैं कि शायद जो है ना हम एक अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, और एक अच्छे बहन भाई नहीं हैं, या एक अच्छे जो है वो क्लिनिशियन नहीं है, क्योंकि अब एक अच्छे डॉक्टर नहीं है, क्योंकि अब जब एज अ डॉक्टर हमारी एक ख्वाहिश होती है कि जितना ज्यादा हम अपने पेशेंट को हेल्प कर सकें, लेकिन अब कोविड की वजह से काफी चीजें घर से हो रही हैं, वो जो एक पेशेंट डॉक्टर का रिलेशनशिप है वो नहीं हो रहा, उसकी वजह से एज अ डॉक्टर भी आपको काफी दफा ये फील होता है कि यार शायद मेरी जो है ना वो अपनी जो एक जितना ज्यादा मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ उतना मैं कर नहीं पा रहा। बच्चों के हवाले से एक और चीज जो हम नोटिस कर रहे हैं कि अब्यूज का, चाइल्ड अब्यूज, मारपीट काफी ज्यादा है, बच्चे भी परेशान है, पेरेंट्स भी परेशान है, तो वो काफी ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। और एक चीज जो काफी ज्यादा मतलब लोग पूछ भी रहे हैं और एक्सप्रेस भी कर रहे हैं कि स्क्रीन टाइम, मतलब बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बड़ों को अगर देख लें तो टीवी पे बैठे हुए हैं और घंटों घंटों जो है ना वो टीवी न्यूज चल रही हैं, और बच्चों को देख लें तो वो भी फोन पे लगे हुए हैं या ये वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा बढ़ गई है। सैडनेस, मतलब गमगीनी, उदासी, अकेलापन और एंगर, ये काफी चीजें हैं कि जो पहले भी थी लेकिन काफी ज्यादा कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से काफी ज्यादा हो रही हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस तरह हमें ये तो पता है एज अ डॉक्टर कि कोरोना जो है एक कंटेजियस डिजीज है, ये एक से दूसरे को फैलती है। अब पाकिस्तान में या कहीं भी आपकी पॉपुलेशन होगी, फॉर एग्जांपल एक मुल्क की पॉपुलेशन है, 20 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उसमें 1 लाख के करीब जो है ना लोग वो कोरोना से इफेक्टेड हैं, मिसाल के तौर पे। तो बाकी जो हैं जो 18-19 करोड़ जो अवाम है, वो हालांकि कोरोना से डायरेक्ट उनको अफेक्ट नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेस है कोरोना की वजह से उससे हर बड़ा बच्चा उससे इफेक्ट हो रहा है। अब आप कहेंगे कि बड़ा बच्चे कैसे इफेक्ट हो रहे हैं? अब उसमें होता ही है कि अब टीवी चला हुआ है, ठीक है ना, अब उसमें कोई ऐसी न्यूज आती है, आज हमारे शहर में कोई इस तरह का केस आ गया, तो खौफ, एक वो जो है ना एक वो चीज आती है, बड़ों में वो चीज आती है, और वो ऑटोमेटिकली बच्चों में ट्रांसफर होती है। तो इस चीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना कि जो है ना कि किस तरह हम जो खबरें हैं मतलब एक हद तक हो, मीडिया जो है वो एक हद तक हो, और उसमें कैसे हम अपने घर में जो है ना उस स्ट्रेस को फैलने ना दें, या कैसे उसको एड्रेस करें। अच्छा, अब बड़ों में ये देखा गया कि जब भी कोई मतलब खौफ की बात, आपने खबर सुनी कि जो है ना अब ये हमारे मोहल्ले में या हमारे शहर में ये केस आया है, तो आप आप दोस्त से बात करेंगे, किसी रिश्तेदार से बात करेंगे कि यार ये क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन बच्चा जो है उसमें भी जो ये जो खौफ, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो एक बड़ों से छोटों में वो पेनिट्रेट होता है खौफ। तो बच्चे कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने खौफ को, उनमें ये होता है कि उन्हें रोना, चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, बातों को ना मानना। और बाज बच्चे जो है ना वो जो पहले मतलब पॉटी ट्रेन थे, वो ज्यादा उनमें जो है ना वो मतलब मसले हो रहे हैं, और उनको डायपर की दोबारा से जरूरत पड़ रही है, गमगीनी, उदासी बहुत ज्यादा है। इवन बड़ों में भी मतलब ये हर वक्त जो है ना ये एक मायूसी की कैफियत है, पता नहीं कब कैसे कौन किसको हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, बहुत अनसर्टेनिटीज हैं। तो इस ये इम्पैक्ट बच्चों में भी, बड़ों में भी, सब में हो रहा है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमेशा कि अब एक जिस तरह अब
मतलब मिसाल के तौर पर हम डॉक्टर हैं, अब कोई चेस्ट पेन के साथ आता है, अब कौन सा ऐसा चेस्ट पेन है कि जो सीरियस चेस्ट पेन है, और कौन सा ऐसा चेस्ट पेन है कि जो सिंपल टाइलेनॉल और पैनाडोल से या आइबुप्रोफेन से ठीक हो जाएगा। तो क्या ऐसी इलामात हैं कि कौन सी ऐसी सैडनेस है, कौन सा ऐसा चिड़चिड़ापन है, कौन सा ऐसी उदासी है कि जो रूटीन की उदासी है इस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट की वजह से, या क्या ऐसे इलामात हैं, ये साइंस हैं कि जिसमें हमें ये लगता है कि अगर ये इलामात हैं तो अगर हमें किसी प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। तो जिस तरह मैंने बताया, ये काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, इसमें उदासी, गमगीनी, मायूसी, ये एक नॉर्मल फीलिंग्स हैं, नॉर्मल इमोशंस हैं, ये चीजें हर इंसान में पैदा हो सकती हैं इस तरह की सिचुएशन में। लेकिन जब ये मायूसी, ये उदासी, ये चिड़चिड़ापन इतना ज्यादा हो जाए कि इसकी वजह से आपस के ताल्लुकात खराब हो रहे हों, इसकी वजह से खाना पीना कम हो गया हो, इसकी वजह से जो है ना चिड़चिड़ापन इतना ज्यादा हो कि मारपीट मतलब शुरू हो गई हो, और जो है इतना खौफ इतना ज्यादा हो गया हो कि आप घर से बाहर निकलने से डर रहे हो, किसी को जो है ना वो हाथ लगाने से डर रहे हो, खाने पीने से डर रहे हो। तो जब ये चीजें, जब ये खौफ इतना ज्यादा हो जाए और रोज की बुनियाद पे हो, और ये उदासी इतनी ज्यादा हो जाए रोज की बुनियाद पे हो, कि उससे आपकी नींद, आपका खाना पीना, आपका ताल्लुकात, आपका जो चीजें जो आप आमतौर पे जो इंजॉय कर रहे थे वो इफेक्ट हो रही है, तो देन ये ऐसी इलामात हैं कि जहां पर हमें ये जरूरत होती है कि अब हम किसी प्रोफेशनल की हेल्प की जरूरत होती है। अगर ये इलामात नहीं है तो उसमें सादा जो है, मतलब किसी दोस्त से बात कर लें, मतलब नमाज पढ़ लें, तिलावत कर लें, कुछ इस तरह की चीजें कि जो मजहब की से आप जो एक रिलैक्सेशन मिलती है वो कर लें। घर पे ही अगर बाहर नहीं जा सकते थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, या किसी दोस्त को फोन कर लें। तो उस तरह तो जो आम उदासी है, आम परेशानी, वो इस तरह से हो सकती है। अच्छा, दूसरा फिर ये सवाल ये पैदा होता है कि कौन से ऐसे बच्चे या बड़े हैं कि जो रिस्क पे हैं, कि अगर उनको वो रिस्क पे इसलिए हैं कि अगर इस स्ट्रेस की वजह से उनमें ज्यादा चांस हो सकता है कि वो सिवियरली डिप्रेस हो जाएं, या सिवियरली जो है ना वो उनमें खौफ, बहुत सिवियर किस्म का, बहुत इंटेंस किस्म का खौफ हो। तो उसमें अगर बच्चों को लिया जाए तो जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं, ऑटिज्म है, कि जिनमें बच्चों को बोलने चालने का मसला है या कम्युनिकेशन का मसला है, इसी तरह जिनमें बच्चों में या बड़ों में पहले से प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से डिप्रेशन है, पहले से उदासी है, गमगीनी पहले से जिंदगी में चल रही है, तो वो ज्यादा रिस्क में है। ये ऐसे ही है, मतलब कि जिस तरह कि मतलब अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि जिसमें काफी सारे मतलब मोटापा भी है, फैमिली हिस्ट्री भी है डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, और वो पेशेंट खुद भी काफी ज्यादा जो है ना वो बद परहेजगी करता है, तो उसमें ज्यादा चांस है कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होगा तो डायबिटीज और उन चीजों के चांस बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह अगर किसी बच्चे में, बड़े में, बूढ़े में पहले से मतलब कुछ उदासी, या पहले से उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये चीजें, नेगेटिव चीजों को देखना, नेगेटिव चीजों को सोचना, और जो है ना खौफ का रहना, या फैमिली हिस्ट्री में कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो ये लोग ज्यादा रिस्क पे हैं कि उनमें ज्यादा सीवियर किस्म की डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो सकती है। इसी तरह जो बड़े हैं, जो जिनमें मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज हैं, मतलब डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, एजमा है, कोई क्रोनिक इलनेसेस हैं, तो वो भी ज्यादा रिस्क पे हैं, बोथ फॉर फिजिकल इलनेस और साइकाट्रिक इलनेस। जिनमें सोशल सपोर्ट नहीं है, मतलब, और या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, डेफिनेटली वो एक काफी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। और एक चीज और जो अभी काफी ज्यादा देखने में आ रही है कि खास तौर पे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मेरा ये एक एरिया है कि जिसके ऊपर मैं सीख भी रहा हूँ और काफी ज्यादा मैंने प्रेजेंटेशन भी दिए हैं, तो एक चीज जो काफी ज्यादा देखने में आ रही है कि फैमिली मेंबर्स जो हैं, मतलब पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, अगर उनके बचपन में मतलब कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हों कि जो काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल थे, स्ट्रेसफुल से मुराद ये है कि काफी हार्श किस्म की इन्वायरमेंट में वो ग्रो अप हुए हों, तो हालांकि वो चीजें हुई बचपन में थी और अब वो बड़े हो गए, तो उनका दिमाग वो चीजें भूल जाता है, वो जो बैड एक्सपीरियंसेस है उनको भूल जाता है, लेकिन उनकी बॉडी जो है, उनका जो जिस्म है, वो उसको याद रखता है। और वो कैसे याद रखता है, मिसाल के तौर पे अब अगर कोई फैमिली मेंबर है जिसके साथ खुदा ना खास्ता इस तरह का बैड एक्सपीरियंसेस हुए हों, घर पे कोई बच्चा कोई ज्यादा जोर से बात कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो ज्यादा ओवर रिएक्ट करने का चांस होता है।
और उसमें ज्यादा चांस होता है कि वो फिजिकल ओवर रिएक्ट कर सकें या ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर सकें। तो इसके बारे में भी मतलब ये लोग भी ज्यादा एट रिस्क हैं कि जिनकी प्रीवियस, हालांकि वो बड़े हैं लेकिन प्रीवियस मतलब जब वो बच्चे थे या अर्ली उसमें जो है ना उनके साथ कुछ डिफिकल्टीज पेश आई थी। अच्छा, अब कैसे करनी चाहिए? आजकल जो एक बहुत जो बड़ा डायलेमा हुआ हुआ वो ये कि रूटीन खराब हो गई है। ठीक है, पहले तो ये था कि भाई चलो 11 बजे सो जाना है, सुबह जॉब पे जाना है और बच्चों ने स्कूल जाना है तो नाश्ता इस टाइम पे, बच्चों की बस या स्कूल या जिस वो पूरी रूटीन थी। अब रूटीन डिस्टर्ब हो गई है। अब पेरेंट्स भी जो है ना वो अगले दिन जॉब का नहीं है, वो भी देर देर तक जागे हुए हैं, बच्चे भी साथ में जागे हुए हैं। और हमारे यहाँ पे कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, मतलब इतना ज्यादा जगह भी बाज घरों में नहीं होती कि जहाँ पर जो है ना बच्चों के लिए अलग कमरे हों सोने के लिए, तो टीवी भी वहीं चल रहा है, देर देर तक चल रहा है, आपस में गपशप भी चल रही है। तो एक रूटीन खराब हो गई है। तो सेटिंग अप अ रूटीन कि हमारा जो है ना थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो। चलो घंटे, जब पहले आप अगर 10 बजे सो रहे थे, चलो अब 11 बजे सो जाएं, लेकिन ये है कि आधी आधी रात तक जो है ना वो चीजें चल रही हैं। तो उसी कुछ रूटीन को मेंटेन रखना कि जिसमें खाने का टाइम हो, कुछ आपस में फैमिली टाइम हो, कुछ आपस में एक्सरसाइज का टाइम हो, कुछ स्क्रीन, कुछ बेशक पहले से ज्यादा थोड़ा सा जो है ना वो टीवी टाइम हो या वीडियो गेम का टाइम हो, लेकिन कुछ ना कुछ रूटीन हो। नींद का बड़ा जो है ना वो जरूरी, खाना पीना, हाथ धोना और ये सारी चीजें एक रूटीन, तो एक रूटीन होनी चाहिए। स्क्रीन टाइम में भी मतलब अगर आपके क्वेश्चंस हुए इसमें तो मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू फर्दर आंसर कि स्क्रीन टाइम को कैसे लिमिट किया जाए बड़ों के लिए भी, कि भाई हमने जो है ना सारा दिन टीवी पे या जो है ना वो न्यूज चैनल ही और इस तरह की खौफ ज्यादा बातें ही नहीं सुनते रहना। कुछ आपस में फैमिली टाइम भी हो कि जिसमें हम आपस में फैमिली बात कर लें, या अब क्योंकि आना जाना नहीं है, चलो फोन पे कजन से, बहन भाइयों से, या पेरेंट्स से जो दूर हैं, या ससुराल वालों से, मतलब जिस तरह, तो वो कनेक्शन उसी तरह रहे और उसके लिए भी टाइमिंग मतलब हो। स्लीप मैंने पहले भी बताया, पर्सनल हाइजीन, मैंने बताया कि वीडियो आप कॉल एक दूसरे से कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक और अहम चीज जो एक काफी कॉमन ट्रेंड है कि हम, हमारे पास कोई भी कोई प्रॉब्लम लेके आता है ना तो हम उसको फौरन फिक्स करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई हमारा दोस्त आता है कि यार वो मोहल्ले में जो है ना वो कुछ इस तरह का कोई कोरोना का केस आ गया तो बहुत खौफ में हूँ, तो हम बजाय, तो हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं यार कोई बात नहीं, तुम जो है ना वो अ, अ, मतलब हम उसको सोल्यूशन बताना शुरू कर देते हैं। अच्छा तुम इस तरह करो, वहां ना जाओ, और या तुम ये खा लो, ये पी लो। तो जो मैं आपको एज अ साइकाइट्रिस्ट जो एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि कोई ये गलत नहीं है, मतलब जारी बात है, हम हमें बताना है कि यार ये चीजें हैं इससे बचने के लिए, लेकिन बजाय इसके कि हम सीधा उसको फिक्स करने की कोशिश करें, हम उसको जो है ना थोड़ा सा उसकी जो फीलिंग्स है, मतलब अगर कोई वो अगर ये कह रहा है कि यार इस तरह का केस आया है और जो है ना मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप उसको ये वर्बली कह सकते हैं कि यार आप काफी ज्यादा खौफ ज्यादा लग रहे हो। इसको हम बोलते हैं वैलिडेटिंग द अदर फीलिंग। और जब उसको वैलिडेट करने के बाद फिर हम उससे पूछते हैं अच्छा यार क्या जिंदगी में क्या चल रहा है, क्यों ये मतलब इतनी परेशानी है, नींद कैसी, तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि उसकी जिंदगी में क्या है और क्या परेशानियां हैं। तो और उसके बाद कुछ उसको सोल्यूशन सजेस्ट करें, बजाय इसके कि हम फौरन जो है ना कोई भी, इसी तरह बच्चा अगर कोई चीज लेके आया, कोई बात लेके आया, तो बजाय इसके को फौरन उसको वो सॉल्व करने की या फिक्स करने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें और फिर जो है ना कुछ एक उसका जवाब आंसर दें। अब बच्चों में, बड़ों में कैसे, मतलब अब हर कोई मास्क पहन के फिर रहा है, स्कूल बंद है, तो बच्चे बड़े काफी ज्यादा सवाल होता है कि यार अब कैसे बच्चों से कैसे बात की जाए यार कि ये अब कोरोना है, कोविड है, कि क्या लैंग्वेज क्या यूज की जाए कि जहां पर बच्चे को और ज्यादा खौफजदा भी ना हो लेकिन उनको ये पता भी चल जाए कि यार ये अब हमारा आना जाना क्यों बंद हुआ हुआ। उसमें ये है कि डिपेंड करता है बच्चे की एज क्या है, उसी एज के लिहाज से सादा अल्फाज में बात करनी है कि हम बाहर इसलिए नहीं जा रहे कि ताकि हम सब ठीक रहें, हमने मास्क इसलिए लगाया हुआ है कि ताकि जो है ना वो जरासीम एक दूसरे से दूसरे तक ना फैले। मतलब ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस सादा सादा अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करें। और खुश रहें, मतलब पॉजिटिव की तरफ सोचें, और जो है ना कोशिश ये करें कि जो एक जो नेगेटिव या उदासी है उससे उसको ट्राई टू मतलब हेल्प दिस आउट। सो ये
मेरा ब्रीफ जो मैंने किया है अब ये है कि क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो पूछें, ताकि जो है ना फिर मैं इंशाल्लाह उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। मैंने काफी ब्रीफ रखा था ताकि जो है ना वो हमारे पास ज्यादा टाइम हो क्वेश्चन का। जी जी श्योर, थैंक यू वेरी मच जिशान भाई, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। और क्योंकि आपने इसमें साथ में यू हैव टॉक नॉट जस्ट अबाउट द मेंटल हेल्थ इश्यूज रिगार्डिंग चिल्ड्रन, बट मेरे ख्याल में आपने इसमें बल्कि इसको जनरलाइज भी किया है इन अ सेंस कि यही ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें हम बीइंग एडल्ट्स भी वी आर फेसिंग द सेम इश्यूज सेम थिंग्स देयर। तो हमारा भी जी। स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, हमारे भी हम्म। ऑलमोस्ट यही हम प्रॉब्ली वी हैव जी रिग्रेस्ड इन अ वे, हम खुद भी लगता है जी कि जैसे। जी। तो लेट्स इनवाइट ऑल फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। आई कैन सी डॉक्टर कामरान बाबर, and Dr. Kamran has been my class fellow, and he is interventional cardiologist. I'm so happy to see him here. Dr. Kamran, do you have a comment for us? It's so good to see you. इमजाद भाई, ये 10 मिनट रह गए, मेरे को उसके बाद मैं दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा, जस्ट टू लेट यू Okay, नो। ये okay. हाँ, उसके बाद हमें दोबारा वो लिंक क्लिक करना Let's पड़ेगा। see. जी जी आपको आवाज आ रही है? जी sure. जी जी आ रही है सर। Alright, मैंने सर बड़ा लेट ज्वाइन किया, couldn't hear most of the presentation, but I think it's an important topic जिसपे के it's a good topic to choose to talk about. Mental health के लिहाज से I think what my observation is that in your daily routine जो discipline के साथ एक कोई ऐसी चीज जो कि एक तरह से आपका कैथारसिस बन सके, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, गेम्स हो, कोई एक्टिविटी हो, कोई ऐसी चीज जिसमें आप वेंट आउट एक तरह से अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी चीजों को कर सकें, इज रियली इंपॉर्टेंट। और वो एक ऐसी रूटीन का हिस्सा होती है। फॉर मी इट हैज बीन प्लेइंग स्क्वॉश। बचपन से वाले साहब ने आदत डाली थी, तो आई थिंक जिस दिन मैं स्क्वॉश मिस करता हूँ वो मेरे लिए एक उदास दिन होता है, लेकिन अदरवाइज इफ आई कैन एंगेज इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तो वो काफी हद तक आपके सारी जो नेगेटिविटी होती है और चीजें उसको एक तरह से आपको वॉश आउट कर देता है। सबसे बड़ा मेरा तो इंडेक्स ये है कि अगर आई हैव अ प्रोडक्टिव डे और स्पोर्ट्स भी की हैं और सारी चीजें की हैं, मेरे सारे जो एक्टिविटी के रिंग्स चीजें हैं मैंने पूरी कर ली हैं, तो the moment I get on my bed by 11 o'clock, I'm kind of like I sleep within 5 minutes, मुझे नहीं पता लगता और मैं फौरन ही सो जाता हूँ। और ये एक तरह से मेरा इंडेक्स है कि मेंटल हेल्थ के लिहाज से आपकी सोचें चीजें आपकी ज्यादा सवार नहीं होनी चाहिए। और आई थिंक हर बंदे का एक अपना स्टाइल होता है। कुछ लोगों को म्यूजिक से राहत मिलती है, कुछ लोगों को नमाज कुरान पढ़ के, कुछ लोगों को तो आई थिंक यू जस्ट नीड टू फाइंड हैप्पीनेस व्हिचएवर एक्टिविटी कैन गिव यू दैट, चाहे वो बुक रीडिंग हो या कोई ऐसी चीज जिससे कि आप अपनी नॉर्मल रूटीन से अपने आप को दोबारा से री एनर्जाइज कर सकें। जी कामरान भाई, आई थिंक आपने काफी अच्छा मेंशन किया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं बिल्कुल मैं थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा मेडिकल लैंग्वेज में इस्तेमाल यूज करूं तो उसमें ये होता है कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल टाइम होता है, कोविड का हो या कोई भी हो, तो हमारा जो ब्रेन का जो वो हिस्सा, मतलब जिसको हम एमेगडाला या ब्रेन स्टेम या सादा अल्फाज में जो हम एक्सप्लेन करते हैं कि लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, वो एक्टिवेट होता है। मतलब डॉक्टर डेनियल सीगल हैं, वो एग्जांपल, वो हाथ की एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये आप इसको हाथ लें तो आपकी ये जो पाम है ये आपका ब्रेन स्टेम है, आपका ये जो थंब है ये एमेगडाला है, और ये जो उंगलियां हैं ये आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, मतलब वो हिस्सा के जिसने आपको राहत, आसानी और वो चीजें प्रोवाइड करनी है। तो जब भी स्ट्रेस का टाइम होता है, ठीक है, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ब्रेन स्टेम है, एमिगडाला, ये काफी ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, और जिसकी वजह से ये जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है कि जिसने इमोशंस को कंट्रोल करना है, जिसने गलत सही में तमीज करनी है, जजमेंट वाला जो है वो हाईजैक हो जाता है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में स्क्वाश खेलने से, नमाज पढ़ने से, और फिजिकल एक्टिविटीज से, म्यूजिक से, मतलब जो भी आपकी जिंदगी में चीजें हैं जो आपको रिलैक्स करती हैं, बात करने से, पेरेंट्स से बात करने से, दोस्त को फोन करने से, या सिंपली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये एक्टिवेट हो जाता है। तो जब ये ऊपर वाला हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है तो ये नीचे वाले हिस्से को ऐसे कंट्रोल में रखता है। और अगर ये एक्टिविटीज ना हो, क्योंकि देखें
कोविड है, कोरोना है, ये तो एक नेचुरल वो है, इसने तो टाइम लेना है, ठीक है। लेकिन जो हमारे कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में है, मतलब जो अपना मास्क पहने, हाथ धोएं, सेफ डिस्टेंस, कुछ चीजें हमारे हाथ में, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन कि जो आपने बताया कि जिस तरह आपको पता है कि यार ये चीजें मेरे लिए रिलैक्सेशन वाली हैं, तो उनको करना हमारे उसमें है। तो जितनी ज्यादा हम उसको करते रहेंगे, उतना ज्यादा जो है ना वो मतलब हमारा स्ट्रेसफुल जो हमारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उसको कंट्रोल करने में बेहतरी होगी। जी जी, do we have a question from anybody else? Dr. Lukman, Sidra, Shahid, and anyone else? आई हैड अ क्वेश्चन, मतलब एक कामरान भाई ने ये बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन, पहले ही उसका आंसर दे दिया कि कहना के खुश रहना ये तो आसान है, लेकिन कैसे रहा जाए उसका आंसर कामरान भाई ने ऑलरेडी दे दिया। अच्छा, लेट मी वैलिडेट समथिंग अबाउट कामरान। कामरान बाबर जो है, जैसे मैंने कहा, मेरे क्लास फेलो हैं, एंड प्रॉब्ली आई रिमेम्बर उस वक्त जो निश्तर में हमारा स्क्वैश कोर्ट होता था, तो उसमें बहुत थोड़े से लोग होते थे, एंड कामरान वाज प्रॉब्ली वन ऑफ दोज जो हमेशा रेगुलरली खेलते नजर आते थे। और प्रोफेसर बाबर अली साहब हमारे टीचर भी हैं, सर्जरी के, हमें पढ़ाया बाबर साहब ने, हाँ कामरान के, हाँ कामरान बाबर हाँ, के वालिद हैं। तो वो भी मेरे ख्याल में गेम तो कोई करते थे। और रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस, और तो जस्ट आई जस्ट गॉट डिस्ट्रैक्टेड। तो पिछले कुछ दिनों से लेकिन मैं अब टेनिस भी नहीं खेल पा रहा। एक ये फियर भी आ गया है कि जी अब देखें कि हालांकि इट्स नॉट अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, काफी दूर से होते हैं, तो जी ये काफी जी सारा इशू है कि एक फियर उसमें भी आ गया है स्पोर्ट्स के साथ भी। और डॉक्टर जी कामरान ने ही बल्कि एक सवाल किया कि हाउ डू वी इंश्योर गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप जी व्हाट कामरान, वी जी फाइंड जी, व्हाट वेरी वी इंपॉर्टेंट कामरान भाई। आई थिंक इट्स very important. First of all, तो Dr. Babar definitely a great teacher and a great surgeon. Definitely, I think हम लोगों ने भी कुछ लेक्चर उनसे लिए हैं। तो so thank you again for joining. So कैसे स्लीप की क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, उसमें कपल ऑफ थिंग्स। इसमें सिंपल वे में ये है कि अपना थोड़ा सा एक्टिविटी रखें ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। ट्राई टू अवॉइड नैप्स, ट्राई टू अवॉइड स्टे, यू नो, क्योंकि आजकल इतना आउटसाइड एक्टिविटीज नहीं है, टीवी हर टाइम चला हुआ है, ना वो चल रहा है, तो उसको थोड़ी सी जो है उसको जो कंप्लेसेंसी है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, थोड़ा सा फिजिकली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए। शाम को मतलब शाम में कोशिश ये की जाए कि स्क्रीन टाइम जो है, क्योंकि जो जो मेलाटोनिन है जो हमारी स्लीप में हेल्प करती है, वो स्क्रीन से या फोन से उसकी जो अमाउंट है वो ब्रेन में कम होती जाती है। तो स्क्रीन को, टीवी को, फोन को कम से कम शाम के टाइम में कर दें। इसी तरह जो चाय है, कॉफी है, सोडा है, चॉकलेट्स हैं, इस तरह की चीजें जो है ना वो कोशिश किया जाए शाम में थोड़ी सी कम की जाए। और रूटीन में मतलब अगर खुदा ना खास्ता किसी रात को लेट नींद आ गई किसी किसी भी वजह से, कोशिश ये की जाए कि अगले दिन उसी टाइम पे उठा जाए और दिन में ज्यादा नैप ना लिए जाए। और साथ साथ जिस तरह फिजिकल, कामरान भाई आपने बताया कि फिजिकल स्पोर्ट्स हैं उसमें एंगेज किया जाए। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, ये भी कुछ ऐसी तरह की एक्टिविटीज हैं कि अगर खुदा ना खास्ता नींद के आने में मसला हो रहा है तो उसमें मतलब हेल्पफुल हो सकती हैं। सो ये बेसिक चीजें हैं कि जिसको हम स्लीप हाइजीन बोलते हैं। अगर सब लोग ये कर रहे हैं उसके फिर भी हेल्प नहीं हो रहा, तो देन मतलब उसमें फिर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं, मेलाटोनिन है उसमें, या और इस तरह की कुछ बेसिक सिंपल मेडिकेशन है कि जो कुछ हेल्पफुल हो सकती हैं। जी, और एक चीज मैं यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन में भी ये कही है कि कुछ चीजें जो है ना वो नॉर्मल रिस्पॉन्स है इस तरह के स्ट्रेस में, और नींद भी उसमें से एक है, ठीक है। अगर हम बड़ों की बात करें, बच्चों की बात करें, तो वो उसको मैं सेपरेट आंसर कर सकता हूँ, तो ये एक नॉर्मल है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी में पहले से ही मतलब कुछ ऑन गोइंग डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, कुछ पहले से ही स्लीप का स्ट्रक्चर है, या स्ट्रेस की वजह से नींद का पैटर्न बहुत हो गया है जिसकी वजह से हर रोज जो नींद नहीं आ रही, चिड़चिड़ापन ज्यादा है, एक जनरल बात कर रहा हूँ, तो फिर
जो है ना मतलब आपको थोड़ा सा और ज्यादा थोड़ी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज जो सिंपल जो नींद में जो चेंजेस आ रही हैं, वो जो मैंने कुछ स्ट्रेटजीज बताई हैं उससे काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। अच्छा, बीइंग अ चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट, लेट मी जस्ट कमेंट ऑन स्लीप फॉर चाइल्ड। सो वो आजकल हम काफी इश्यूज देख रहे हैं कि बच्चों में क्लिंगीनेस बहुत ज्यादा है, रोना बहुत ज्यादा होता है नींद के टाइम पे। और तो उसमें जो कुछ स्ट्रेटेजी जो आजकल लोग शेयर कर रहे हैं वो ये है कि कोशिश ये की जाए कि, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों में जो फियर या खौफ या जो स्ट्रेस होती है ना, वो एक्सप्रेस जो करते हैं वो गुस्सा दिखा के, गुस्सा करके, चिड़चिड़ापन, या नींद के टाइम पर अलग जो पेरेंट्स से होने का खौफ, उसको उस तरह से वो एक्सप्रेस करते हैं। तो उसमें ये होता है कि उसको दिन में थोड़ा सा ज्यादा बच्चों को सेट के साथ थोड़ा टाइम गुजारें, तो उसको इतना मतलब, और उसको ज्यादा थोड़ा सा अटेंशन दे, ताकि उसको उस अटेंशन की नींद के टाइम पर जरूरत ना पड़े, या फोन का टाइम है वो कम हो जाए। तो इस तरह की चीजें हैं। और अगर ये चीजें हेल्प नहीं हो रही हैं और फिर भी नींद बहुत ज्यादा हो रही है, तो मेलाटोनिन जो है ना, मतलब दो तीन तरीके, जो बेस्ट तरीका है मेलाटोनिन देने का, उसका बेस्ट तो ये होता है कि आप सोने से 3-4 घंटे पहले लें, क्योंकि इसका जो नेचुरल वे जो वर्क है वो ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती है। लेकिन जो कॉमन जो ट्रेंड देखते हैं वो ये है कि आप सोने से आधा घंटा पहले दे दें। और अगर वो नहीं हेल्प हो रही तो फिर ये है कि हल्की सी डोज जो है ना, मतलब छोटी, मतलब वो आप 3-4 घंटे पहले दे दें। तो इस तरह मतलब कर सकते हैं। या फिर जो खांसी मतलब डाइफेनहाइड्रामीन जो है, जो थोड़े से कफ वाले हैं सिरप, वो भी कुछ ना कुछ हेल्पफुल हो सकते हैं नींद के लिए। या लेकिन अगर खुदा ना खासा वो नींद जो है वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी की वजह से हो रही है, फिर आपको उन चीजों को एड्रेस करना ज्यादा जरूरी है। जी सही सही। वैसे भी मेलाटोनिन जो है इसका ईवीएमएस गाइडलाइन के अंदर भी है कि इट हैज एंटीवायरल इफेक्ट। और हाँ, आई डिडंट नो दैट। अच्छा, मुझे ये नहीं इसको पता। इवन होम जो है ट्रीटमेंट जो दैट यू शुड बी टेकिंग, अब तो रिकमेंडेड है उसके अंदर भी। ईस्ट अच्छा वर्जीनिया है, मुझे मेडिकल पता स्कूल की नहीं था। गाइडलाइन है, उसके अंदर डोज पे अभी कंसेंसस नहीं है, बट इट्स लाइक 6 to 12 मिलीग्राम तक कहा जाता है। देयर इज अ अच्छा। डेफिनेट रोल फॉर इट जी उसमें। और सीवियर केसेस के अंदर भी कहा गया है कि इट रियली हेल्प्स थ्रू जो है इट्स लाइक एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। इसके बारे में हम यही बात कर अच्छा। रहे थे, डॉक्टर साइम को भी पता है कि ये एवरी सेल प्रोड्यूसेस मेलाटोनिन बेसिकली, उसने कहा था कि, और जो आई नो माइटोकॉन्ड्रियल दैट। मेटाबॉलिज्म है उसको समहाउ जो है ये हाँ, अ, इंटरेस्टिंग। जी बिल्कुल, उसमें काफी सारा बल्कि इस पे टॉक भी है, आर्टिकल भी हैं। तो अच्छा, एक मैं बल्कि आपसे और कोई क्वेश्चन करना चाहे तो बेशक कर सकता है। मैं एक अक्सर सोच रहा था कि मैं आई बीन सीइंग साइकेट्रिक पॉपुलेशन काफी, क्योंकि तो मैं ये सोच रहा था कि समहाउ जो हमारे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट है, दे आर रियली अनकंसर्न्ड अबाउट कोविड, मतलब। और शायद ऐसा भी है कि बहुत ज़्यादा उसमें हमें कोई कोविड होता नज़र भी नहीं आता। एक तो ये कि वो पहले ही फियरलेस हैं ड्यू टू देयर साइकेट्रिक कंडीशन, जैसा कि हमें पता है कि डू नॉट हैव इनसाइट अबाउट थ्रेट्स, क्योंकि दे लिव इन एन ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड। एक तो ये एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है। इट्स जस्ट एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। मुझे नहीं पता इसके ऊपर कोई मतलब साइंटिफिक वर्क ऐसा हुआ है कि नहीं, लेकिन कहा जाता है कि जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं दे एक्ट थ्रू, उसमें काफ़ी सारी जो है सिग्मा रिसेप्टर्स के जरिए, बहुत सारी सिग्मा रिसेप्टर्स को भी इन्वॉल्व करती हैं। तो आई फॉरगॉट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया शायद सैन फ्रांसिस्को, उनका जो एक रिसर्च डिवीजन कर रहा था कोलैबोरेट इसी पे फ्यूचर ड्रग्स के ऊपर जो है। तो उनका है कि बिलीव कि प्रॉब्ली जो सिग्मा रिसेप्टर के जरिए एंटी साइकोट्रोपिक्स वर्क कर रही हैं, तो समहाउ शायद ये जो है इनको दे हैव सम सॉर्ट ऑफ रेजिलियंस अगेंस्ट कोविड-19। कोई आई लिटरेचर पता नहीं नहीं। है वैसे, Yeah, लेकिन आपकी I mean, I can ऑब्जर्वेशन। tell I don't, I mean, but I can tell sigma receptors का कुछ जो मैंने अभी तक पढ़ा है कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, लाइक सर्ट्रालिन, जोलॉफ जो है, मतलब उसका कुछ इफेक्ट है ऑन सिग्मा रिसेप्टर्स। लेकिन जहां तक तो एंटी साइकोटिक्स का है, मतलब आई डोंट, मतलब जो हमारी जो मेन अंडरस्टैंडिंग है, जो मेन रिसेप्टर्स उनके हैं, वो डोपामीन है, सेरोटोनिन है, हिस्टामीन है,
मस्करेनिक एंड अल्फा रिसेप्टर्स हैं कि जो मतलब जो मेन प्रोफाइल कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट कि कौन सी एंटीसाइकोटिक्स ऐसी हैं कि जो सिग्मा रिसेप्टर पे एक्ट कर रही हैं और उनका क्या कुछ रोल है इन द कोरोना और कोविड, उसका डेफिनेटली, बट आई विल लुक इनटू इट। अच्छा, ये मेरे ख्याल डॉक्टर डॉक्टर साइम दाऊद जो है, हाँ he has a question, अच्छा ये तो if you'd जी like to ask तो मैं उनको या जी जी डॉक्टर I have साइम unmuted it मैंने जी, ओके, या पूछ लें you या want मैंने to वो ask his मैं पढ़ भी question रहा हूँ। जी। वैसे आपने इनका क्वेश्चन पढ़ा होगा, उन्होंने कहा है कि जी पीडियाट्रिक मैंने एज पढ़ ली पॉपुलेशन में जी मेलाटोनिन जी साइम भाई, ओवरडोज। इसमें जी जो कोशिश ये होती है पहले तो स्लीप हाइजीन पे ही है, क्यों उसके ऊपर हम जितना फोकस कर सकें उतना बेहतर है। अगर वो हेल्प नहीं हो रही तो मेलाटोनिन जो है जितनी लो डोज में हो, और खासतौर पे कुछ चिल्ड्रन, खासतौर पे जो ऑटिज्म है या उनमें और ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है डोज का, तो हम 1 मिलीग्राम से शुरू कर सकते हैं, 2 मिलीग्राम, 1 डिपेंडिंग ऑन के बच्चे की क्या एज है, लेकिन आई वुड से डेफिनेटली नॉट मोर देन 4 और 5 मिलीग्राम। अब उसमें हम ये भी कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 1 मिलीग्राम से शुरू करें, मे बी बिफोर बेड टाइम। आइडियली जो है ये 3 से 4 घंटे पहले देनी चाहिए मेलाटोनिन सोने से, लेकिन जो कॉमन ट्रेंड मैं देख रहा हूँ वो ये है कि आप 1 मिलीग्राम दे लें, उससे फर्क नहीं पड़ा 2 मिलीग्राम कर लें सोने से पहले, उससे फर्क नहीं पड़ा तो मे बी 3, और अगर उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तो मे बी हैव 3 मिलीग्राम एट जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड एंड 1 मिलीग्राम 3 to 4 आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड। तो 2 डोजेज हों, जो 1 मिलीग्राम होगी वो जो है ना उसके माइंड को थोड़ा सा प्रिपेयर करेगी, मतलब जो जिस तरह जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो मेलाटोनिन जो रेज होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सूरज गुरूब होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो रेज होती है, तो वी विल जस्ट हैव द सेम काइंड ऑफ फिनोमेना इन द ब्रेन। तो हम थोड़ी डोज जो है वो 3 से 4 घंटे मतलब खाने के साथ, और फिर जो जो बड़ी डोज है मतलब 3 3 मिलीग्राम वाली वो बेड के साथ दे दें। जो लेकिन जो एक अदर जो कॉमन चीज देखी गई है यूएस में भी, आई एम प्रीटी श्योर पाकिस्तान में भी ऐसा होगा, काफी ज्यादा जो मेलाटोनिन के ब्रांड्स हैं जो उसमें वो जो कहते हैं कि मेलाटोनिन 2 मिलीग्राम है, लेकिन उसमें 2 होती नहीं है, ठीक है। सो बी वेरी माइंडफुल टू बी कि कौन सा जो है ना अच्छा ब्रांड हो, कि जो हम यहाँ पे जो यूएस में जो टर्म हम यूज करते हैं वो हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल ब्रांडेड मेलाटोनिन। दैट्स अ टेक्निकल टर्म के वो अक्सर लिखा होता है कुछ ब्रांड्स पे। आई थिंक जीएनसी आई बिलीव पाकिस्तान में, अगेन आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग, लेकिन आई थिंक दे हैव, और कोई भी मतलब ऐसी कंपनी के जो मतलब फार्मास्यूटिकल ब्रांडेड मेलाटोनिन बना रही हो तो वो ज्यादा बेहतर है रेदर देन सिंपल जो मेलाटोनिन जो मतलब बाकी दूसरी कंपनी बना रही हैं। तो जी सर मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था आपसे। जी जी सर मेलाटोनिन बेसिकली ज्यादा जो वेरी करता है बेसिकली हमारे जो सर्केडियन रिदम जिसे हम कहते हैं सर एक। जी बिल्कुल, सर्केडियन रिदम से बिल्कुल सर ऐसे ही है, सर्केडियन दैट इज रिदम ट्रू। के साथ सर वो एक रेगुलर करते हैं, बल्कि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अगर अगर हमने अपना सर्केडियन रिदम नॉर्मल कर लेना तो हम कहते हैं कि अंडर द स्काई हम किसी ऐसी हाइकिंग चले जाएं तो हमारा सर्केडियन रिदम ना सन के साथ सेट ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है विद इन अ वीक सर। दैट इज ट्रू। जी 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 मतलब जी, चेंज तो मैं होता है, जी क्वेश्चन आपसे जी। ये करना चाह रहा था सर बेसिकली कि व्हाई ऑन द फर्स्ट हैंड कि हमारा मेलाटोनिन क्यों हम इतना कम हो जाता है, व्हाई ऑन द फर्स्ट हैंड कि हमारी बॉडी इसको इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती कि हम ये स्लीप डिस्टर्बेंस या साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में चले जाते हैं। आई और सी। एज ए पेडिट्रिशियन मेलाटोनिन पॉइंट ऑफ व्यू से ना मैंने बड़ा पढ़ा इस बारे में सर कि इसका मतलब प्री टर्म या न्यू नेट्स में हम लोग इसको आरडीएस के तौर पर या फ्री रेडिकल इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज करते हैं, एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी रोल उसका यूज करते हैं। फिर हम उसको इवन ये जो हमारे पास ये डेवलपमेंटली डिलेड या साइकोटिक पेशेंट्स या इनमें भी ओवरनाइट स्लीप इंड्यूस करने के लिए भी हम लोग ये यूज करवा देते हैं जो स्लीप डिस्टर्बेंस के साथ आते हैं सर। जैसे मैं क्वेश्चन ये कह रहा था कि जैसे ओवर द काउंटर ड्रग ये अमेरिका में ही मौजूद है, हर बंदा विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये परचेज कर सकता है सर, इतना सेफ इसको ये हम ये पब्लिसाइज करते हैं सर। मेरा क्वेश्चन ये कि व्हाई ऑन द फर्स्ट हैंड वी आर शॉर्ट ग्रेट इन क्वेश्चन। मेलाटोनिन सर, जी मैं जी जी ग्रेट ऐसे सोच क्वेश्चन, रहा था सर। अच्छा किया आपने क्लेरिफाई कर दिया। तो साइम भाई इसमें जो मेन चीज होती है ना कि पहली बात तो ये कि मेलाटोनिन कम क्यों होता है, बहुत सारे रीजंस हैं। अगर जनरल पॉपुलेशन में लें तो स्क्रीन टाइम,
ठीक है, जो लाइट है, ठीक है, स्क्रीन मतलब टीवी की लाइट है, फोन की लाइट है, या मतलब ब्राइट लाइट है और स्पेसिफिक किस्म की लाइट्स हैं कि जिससे जो है ना ये मेलाटोनिन की जो प्रोडक्शन जो सर्केडियन रिदम में हो रही होती है वो नहीं हो पाती। तो दैट इज वन रीजन जो जनरल पॉपुलेशन में है। जो लोग जिनमें डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ऑटिज्म है या इस तरह की है, उनमें ड्यू टू डिफरेंट रीजन ब्रेन मतलब उनमें जिस तरह डिप्रेशन एंजाइटी में यह है कि काफी सारे मतलब सादा अल्फाज में न्यूरोकेमिकल्स आप कह लें, सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, काफी सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर में डिरेंज होते हैं, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट रीजन। उसमें फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, उसमें डाइट भी हो सकती है, देयर आर सो मेनी, और काफी जगह अननोन रीजन भी हो सकते हैं। तो उसकी वजह से ये चीजें कम हो जाती हैं। और आजकल स्ट्रेस का जो ये कोविड है, पेंडेमिक है, जिसकी वजह से मैं पहले जो बता रहा था कि हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन है, कि जो हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, जो अमेगडला है, ब्रेन स्टेमक है, जिसका काम ये फाइट एंड फ्लाइट के, तो वो काफी ज्यादा ओवर एक्टिव हुआ है। कि आपने टीवी पे ये सुना कि आज मोहल्ले में ये केस आ गया, वहां पे ये आ गया, तो वो नीचे वाला हिस्सा इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि वो हाईजैक कर लेता है बाकी ब्रेन के एरियाज को। तो उस वजह से भी जो है ना ये डिफरेंट जो नॉर्मल जो रेगुलेटेड अमाउंट ऑफ मेलाटोनिन या अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो ये डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं कि जिनकी वजह से ये कम होता है। और डेफिनेटली मुझे नीनेट का आई विल डेफिनेटली मैं उसको देखूंगा, मुझे उसका नहीं पता था, लेकिन हमने ऑटिज्म में देखा है और इस तरह के बाकी में कि ये फर्स्ट लाइन हम इसको यूज करते हैं बिफोर गोइंग टू सम मोर अदर मेडिकेशंस के जो स्लीप के लिए होती हैं। और अगर आप ये कहें कि मतलब ये ओवर द काउंटर, तो यहाँ पे बहुत सारी ओवर द काउंटर चीजें हैं, मतलब पैनाडोल है, ब्रूफेन है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हर बंदा ही मतलब उसको लेता है, मतलब दर्द होता है तो लेता है। इसी तरह मेलाटोनिन भी यहाँ पर मौजूद है ओवर द काउंटर, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हर बंदा ही उसको खरीदता है या लेता है। हाँ, जिसको जरूरत होती है तो उसमें यह है कि दिस इज द फर्स्ट थिंग, जो आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती, आप जरूरत होती है तो आप जाकर ले सकते हो। जी जी आई एम सॉरी सर, वो सर ओवर द काउंटर से मेरा मुराद ये था सर कि जैसे ये आमतौर पे ना इसके लिए इतनी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। आमतौर पे लोग ये जेट लैग के लिए भी यूज कर लेते हैं सर। जब पाकिस्तान से वहां चले गए तो आपका रिदम खराब हुआ तो ओवरनाइट नटी लेके 2-3 दिन लेके अपने आप को नॉर्मलाइज कर लिया सर। 2-3 दिन से ज्यादा लग जाता है सैम भाई, पूरा हफ्ता लग जाता है, बिल्कुल तो पूरा हफ्ता करने पड़ता है। अच्छा सर, माफी चाहता हूँ, एक क्वेश्चन और था मेरा सर। जी पूछें। आज मैं बेसिकली आपको आपसे ज्यादा इसलिए पूछा था क्योंकि आपका मैंने पढ़ा था कि चाइल्ड साइकेट्री में पॉइंट ऑफ व्यू से आपका था सारा। बिल्कुल ऐसे ही सर आजकल ना इसलिए कोविड के साथ भी ज्यादा, लेकिन पहले भी हमारा तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में हर बंदा डांटने वाला, ये जैसे पाकिस्तान का जो सोशो इकोनॉमिकल सिस्टम है कि लड़ाइयां चल रही हैं, कोई पैसे की लड़ाई चल रही है, कोई कुछ चल रही है, तो जितने भी छोटे बच्चे प्रेजेंट करते हैं ना वो स्टैमरिंग के साथ बड़े आते हैं सर। वो अदरवाइज नॉर्मल होते हैं, लेकिन जिस वक्त इनकी फैमिली सिस्टम थोड़ा बहुत खराब होता है या फादर मदर की लड़ाई हो गई या उसने महसूस कर लिया, तो वो कहते हैं जी ये अब तुतला के बोलता है, ये स्टैमर कर रहा बहुत ज्यादा। तो हम जी सर मैं बात पूरा कर रहा हूं। जी सर, तो वो ज्यादातर हम बड़ा फेस करते हैं। फिर मैं रोल पढ़ रहा था सर, एक पैरासीटाम का सर रोल पढ़ रहा था मैं, कि इसका भी एक वो रोल कहते हैं कि थोड़ा बहुत है। बाकी ये थोड़ा सा ये फिजिकल रिहेबिलिटेशन में थोड़ा बहुत ये आपको मतलब उसको डांटना झपटना नहीं है, उसको बेसिकली इनकरेज करना है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है और उसके सामने से ये चीजें जरा नेगेटिव करनी है, साइड पे करनी है। सर मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा था, थोड़ा सा एलेबोरेट कर देते हैं कि आप लोग कैसे देखते हैं इसको सारा सब चीजों को। जी सामने बहुत ये जो है ना आपने बहुत अहम सवाल किया है, क्योंकि आजकल डेफिनेटली स्ट्रेस के टाइम पे दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसमें जो टेक्निकल टर्म जो यूज होती है साइंस, उसको हम रिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो बच्चा एक चीजें नहीं मतलब बचपन में कर रहा था, चीजें बेहतर हो गई और फिर स्ट्रेस की वजह से या पेरेंट्स ने वो ज्यादा इस तरह का बिहेवियर शो किया आपस की लड़ाई की वजह से, तो एक तो रिग्रेशन हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि मैंने प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा प्रेजेंट करने की कोशिश भी ये की थी कि जिस तरह
अब पेरेंट्स गुस्से में है ना या कोई खौफ में है तो वो आपस में लड़ेंगे, आपस में बात करेंगे, कर लेंगे, मतलब उसको शेयर कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे हैं, they don't have a language to express their fear, their anger, their emotions. So the way it comes, और खासतौर पे ये अब हम कोविड में तो और ज्यादा कोरोना में तो और ज्यादा देख रहे हैं कि it comes in a way कि टेम्पर टैंट्रम बहुत ज्यादा, वो ये नहीं कहते कि यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर, ठीक है, या मुझे जो है ना तुम क्यों आपस में लड़ रहे हो, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, ये बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बच्चों में ये लैंग्वेज, खास तौर पे उनका अपना दिमाग ये ग्रो कर रहा होता है, और इट्स हार्ड फॉर देम टू मेक सेंस कि यार क्यों, मतलब जो पेरेंट्स हैं कि जो एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है बच्चे के लिए, वो तो उसके लिए मेक सेंस जो है ना वो एक टाइम लगता है उसको। तो वो एक्सप्रेस जो अपनी वो एंगर है, वो फ्रस्ट्रेशन है, जो कंफ्यूजन है, वो एक्सप्रेस करता है चिड़चिड़ेपन से, एक्सप्रेस करता है ये स्टटरिंग से, एक्सप्रेस करता है कि उसको जो पहले वो मतलब पॉटी ट्रेन था, ठीक है, अब उसको दोबारा वो एक्सीडेंट्स होने शुरू हो गए हैं और दोबारा से उसको डायपर लगाना शुरू कर दिया। एक्सप्रेस करता है वो कि पहले जो है वो आराम से सो जाता था, अब वो उसको कहता है कि पेरेंट्स के साथ हर टाइम वो चिमड़ने की कोशिश करता है, या तो दीज आर ऑल वेज हाउ किड एक्सप्रेस देयर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात कि इसको अब हल कैसे किया जाए। अब इसमें हल के लिए आई थिंक आपने कुछ तो आपने खुद ही मतलब उसका जवाब दे दिया कि एक तो ये है कि हम पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करें कि, और हमारे यहाँ पाकिस्तान, क्योंकि मैं पिछले पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान में मेरे को 2-3 चक्कर लगे और काफी ज्यादा मतलब इंटरेक्शन हो रहा है वहाँ पे लोगों का, मतलब पाकिस्तान में बड़ा सरप्राइज हुआ था कि काफी ज्यादा पुश है डॉक्टर्स को, पेरेंट्स की तरफ से कि मेडिसिन दें, कोई इसका जो है ना इलाज मेडिसिन से होना चाहिए। तो मेरे लिए एक नई चीज थी ये। तो हमारे यहाँ हमने पेरेंट्स को ये समझाना है कि यार कि जो है ना वो, मैंने देखा है कि छोटा सा बच्चा है वो थोड़ी छोटी सी डोज पे जो है ना कभी रिस्पाइडोन की डोज पे या कभी किसी अदर मेडिसिन की डोज पे, सिर्फ इसी वजह से कि पेरेंट्स का ये होता है कि ये सो नहीं रहा, ये चिड़चिड़ापन है, गुस्सा बहुत आ रहा है। तो एनीवे दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। तो उसमें आप पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये चीज ऐसी है कि जो पेरेंट्स के आपस के ताल्लुकात की वजह से हो रही है, ठीक है। पहले तो पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना, बजाय इसके कि हम पहले कोई मेडिसिन ट्राई करें, ठीक है। हम इसको, और साइम भाई आपने बताया कि हम पेरेंट्स को ये एजुकेट कर सकते हैं कि जो है ना आप उस वक्त जो आपका आपस में जो गुस्सा है वो बच्चे के सामने ना हो। और ये भी हम कर सकते हैं कि अगर जो है ना जो अगर खुदा ना खासा गुस्सा हो भी गया है बच्चे के सामने, तो अगले दिन बच्चे से बात कर लो, एज लॉन्ग एज बच्चे को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि वो अपना गुस्से का, अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करे। तो इस तरह की चीजें को जो है ना हम कम कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर जीशान, थैंक यू वेरी मच। और मेरा ख्याल में हमने थोड़ा सा बीच में गैप आ गया था, बट वी रिज्यूम एंड वी लॉस्ट सम पीपल। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू कंटिन्यू विद द सेम फर्वर। और डॉक्टर साइम, मेरे ख्याल में हम क्लोज करते हैं, वी जस्ट कॉल इट अ डे टुडे। हम लोग क्वेश्चन गैदर कर लेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट इवेंट भी बेशक आप लोग चाहें तो वी कैन फोकस ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स, जैसे सिर्फ फोबियाज पे भी मेरे ख्याल में फोकस किया जा सकता है, और ग्रीवियंसेस, ग्रीफ रिस्पॉन्स पे भी किया जा सकता है। और बीइंग फिजिशियन जो है, फॉर एग्जांपल सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजीज हैं, जैसे मैं सोचता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट्स और वेरियस गवर्नमेंट्स दे हैव पीनलाइज्ड डिजीज, तो ये भी एक इट्स अ सोशल एंड एस्पेक्ट रिलेटेड टू बिहेवियर। हम बिहेवियरली इवॉल्व हुए हैं या नहीं, बिकॉज वी आर इन एन एवोल्यूशनरी आर्म रेस विद वायरस। अगर वायरस म्यूटेट कर रहा है तो क्या हम भी साथ एवोल्यूशनरी इवॉल्व हो रहे हैं, क्या हम बिहेवियरली इवॉल्व हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इनमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इट्स सच अ डाइवर्स डिजीज, और इसलिए हम जो है, आई थिंक देयर इज अ लॉट टू एड्रेस अबाउट दिस डिजीज। तो जिशान भाई, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में जस्ट कॉल इट अ डे, और जी थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत ऑल अच्छा सेशन था सर, थैंक यू। दी या पार्टिसिपेंट। एनी टाइम। जी, और स्पेशली क्योंकि डॉक्टर जीशान का बहुत सारा काम है ये पेरेंट इन्फेंट मीटिंग और पीडियाट्रिक्स के ऊपर, तो पीडियाट्रिक साइकेट्री तो
इट्स एन ऑल टुगेदर, बिल्कुल हमारे यहाँ तो नॉन एग्जिस्टेंट है ना। हम तो देखें यहाँ पे इवन वी डोंट नॉट हैव एडल्ट साइकाइट्रिस्ट, हमारे पास वो भी पूरे नहीं है। बल्कि मैं तो अक्सर कहता हूँ कि वी शुड जस्ट ट्राई टू फिल इन द गैप। हमें चाहिए कि यूके मॉडल की तरह जनरल प्रैक्टिशनर विद स्पेशल इंटरेस्ट जिप्सीज जो हैं वो प्रमोट करें। अगर हम सारी स्पेशलाइजेशन, हम मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा वे है कि वी कुड रीच दैट लेवल। तो मैं एक शेर के साथ जो है, आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस मैन, लेकिन मैं इसको क्लोज करना चाहूँगा। ये बड़ा खूबसूरत शेर था इनका, मुबारक गिलानी साहब का, ही वाज फ्रॉम चकवाल। तो ये इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरफ आप कहें तो इट ही वाज लाइक ऑन एन जर्नी टू। उन्होंने कहा था कि शहरत को छोड़कर मेरे सीने से लग कभी, दिल में क़याम साकिन हब्लुल वरीद कर। तो रिलीजियस पीपल के लिए इट्स अ गुड टाइम, जैसे लोगों ने कहा है कि ये क्वारंटीन है, यू कैन टर्न इट इनटू कुरान टाइम। तो वी शुड फोकस ऑन वट एवर वर्क्स फॉर अस। जिन लोगों के लिए रिलीजन बहुत अच्छी बाइंडिंग फोर्स है, इट कैन एडहियर देम, उनके लिए भी। एंड बीइंग मुस्लिम वी शुड ऑल pray for the well-being of each other and our fellow physician and fellow society. Thank you very much, Dr. Dishan. It was an honor for me to host this talk with you. Thank you. Allah Hafiz. एनी टाइम जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। Inshallah. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।